वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास लास्ट तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्तों के साथ ग्रुप्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट इंडियन पेमेंट सिस्टम भीम UPI। काफ़ी चर्चित है, ये सभी लोग रखते ही हैं मोबाइल में, या अन्य पेमेंट सर्विस भी जो ऐप रखते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मोबीक्विक etc जो भी है, तो वो सब UPI बेस्ड ही काम करता है। तो ये भीम UPI ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो है हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली भीम UPI को अपनाने वाला कौन पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान इसको अपनाने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि इससे पहले अन्य देशों में रुपे कार्ड लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन भीम UPI ये पहली बार सबसे पहला भूटान ही इसको अपना रहा है। देखिए, भूटान द्वारा भीम UPI को अपनाने से दोनों देश के बीच भुगतान प्रणाली और आसान हो जाएगी। इससे दोनों देश के आम लोगों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा पेमेंट करने में। भीम UPI जो है NPCI के द्वारा संचालित किया जाता है। तो देख लेते हैं NPCI क्या है। NPCI अर्थात नेशनल, यहाँ पे L छूट गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2008 में MD और CEO इसके दिलीप एब्से हैं। भूटान ने किया है, तो भूटान के बारे में भी देख लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी भूटानिज नगोलत्रम, और प्रधानमंत्री लोटाय तेसरिंग। तो ये रहा भूटान के बारे में। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जॉर्जिया क्यों न्यूज में रहा है हाल ही में? तो केंद्रीय विदेश मंत्री जो है हाल ही में यहाँ के ऑफिशियल विजिट पर हैं, यात्रा पर हैं जॉर्जिया के। तो वहाँ पे श्री महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में अपने विदेश मंत्री ने किया है। विदेश मंत्री अभी कौन है? तो S जयशंकर हैं। UAE ये भी, और जॉर्जिया का बारे में बात किया हम लोग ने, तो उसका राजधानी तबलीसी है और करेंसी जॉर्जियन लारी है। UAE न्यूज में रहा है। हाल ही में भारत से पहली बार GI सर्टिफाइड जैस्मिन का फूल निर्यात किया गया है। कहाँ पे? तो UAE के दुबई और संयुक्त अरब हाँ वो तो हो ही गया, और अमेरिका USA में और UAE के दुबई जो शहर है वहाँ पे भारत से पहली बार GI सर्टिफाइड जैस्मिन फूल का निर्यात किया गया है। तो ये इसलिए न्यूज में रहा है। जैस्मिन फूल जो है अपने भारत का राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ के मदुरई से ये जैस्मिन फूल का निर्यात पहली बार किया गया है। फ्रांस क्यों न्यूज में रहा है? तो ये हाल ही में 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन फ्रांस में ही किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया है? सबसे बड़ा शब्द लग गया है तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है इस प्रश्न। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने का घोषणा हुआ है? तो ये गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रन हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वहीं पर यह स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और यह जो है भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी NTPC के द्वारा 4750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। NTPC के सहयोग से यह होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। NTPC जो ये रेलवे वाला एग्जाम हो रहा है वो नहीं है, ये दूसरा है। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके चेयरमैन एंड MD कौन है? गुरदीप सिंह हैं। चलिए समझ में आ गया ये प्रश्न। अब देखते हैं ऑप्शंस इसका। हरियाणा हाल ही में न्यूज में रहा है। तो
कोविड-19 महामारी के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 होने वाला था, अब इसका आयोजन 2022 में हरियाणा में ही किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसका आयोजन 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच आयोजन किया जाना था, लेकिन इसको कोविड-19 के कारण टाला गया है। अब 2022 में इसको खेला जाएगा, फरवरी 2022 में, वो भी कहाँ, तो हरियाणा में। और ये खेल अंडर 19 कैटेगरी में किया जाएगा। और ये बात खेल से संबंधित हो रही है, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेल मंत्री अभी कौन है, नए बने हैं, श्री अनुराग सिंह ठाकुर अब केंद्रीय खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री बन गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। गोवा क्यों न्यूज में रहा है, तो यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 अर्थात इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ होगा, तो गोवा में होगा। और ये इस आयोजन का 52वां संस्करण है, जो कि 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा। और यह जो है, इसका आयोजन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर किया जाता है। और इस बार जो ये होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021, इसमें एक नए पुरस्कार का भी एक शुरुआत किया जा रहा है। उसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस पुरस्कार का इस बार शुरुआत किया जा रहा है। देखिए इस पहली बार किसको मिलता है। चलिए, दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है, तो 51वां हस्तशिल्प उपहार मेला का उद्घाटन ये दिल्ली में किया गया था, इसलिए न्यूज में रहा है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का है ये, की मेजबानी किस देश को दिया है, तो ये दिया गया है अपने देश भारत को। BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, स्थापना 5 जुलाई 1934, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इटली, ये यहाँ पे G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबानी हाल ही में इटली के द्वारा किया गया है। और न्यूजीलैंड, तो रग्बी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन अब 2021 के बदले 2022 में ये कहाँ किया जाएगा, तो न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और पुरुष और महिला दोनों का खेल यहीं पे 2022 में किया जाएगा। USA, यहाँ पे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन USA के ह्यूस्टन एक जगह है, वहीं पे किया जाएगा। और ये पहली बार वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, USA के ह्यूस्टन में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रश्न मैं 2 दिन पहले ही आप लोग को वेबसाइट पर दे दिया था, और मुझे लगता है कल ही शायद यूट्यूब पर भी दिया था। लेकिन उस समय इन्होंने शपथ नहीं लिया था, जो भी नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं, शपथ नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि केवल वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इनको बनाया जाए। लेकिन कल जो है ये शपथ ले लिए हैं, तो आज ये प्रश्न में फिर से मुझे लाना पड़ा है। तो नए प्रधानमंत्री नेपाल के कौन बने हैं, शपथ लिए हैं, तो इसका सही जवाब है शेर बहादुर देउबा। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने शेर बहादुर देउबा को अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिनको 30 दिनों के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बहुमत जो है सिद्ध करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो हैं, ये पिछले 1-2 माह पहले 10 मई को विश्वास मत हारने के बाद नेपाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। इस कारण से ये फिर से नए प्रधानमंत्री विपक्षी की दल के नेता ये शेर बहादुर देउबा बने हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपी है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बन गए वही, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अभी भी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। महिंद्रा राजपक्षे, याद आया, मुझे लगता है सबको ये दिमाग पर आया होगा, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कौन सा प्रश्न है, पहले ये अभी अहमद ना, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन अभी अहमद है। ये 1-2 रोज पहले का न्यूज़ है, सबको याद होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये अभी अहमद कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीत दर्ज किए हैं, तो ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव इन्होंने जीता है अभी अहमद। महिंद्रा राजपक्षे, अच्छा इथियोपिया के बारे में, उसका राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बीर है। महिंद्रा राजपक्षे कहाँ के हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये याद होना चाहिए, हल्का है, आसान है, कई बार चर्चा हुआ है पहले। तो महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी 2 ठो है, एक कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और एक है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो ये रहा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे। और ये जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे, ये दोनों खास भाई भी हैं। ये भी, खैर ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको अच्छी है। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री नहीं हैं,
प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं और ये राष्ट्रपति हैं। ये रहा इस प्रश्न में इतने फैक्ट्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण हुए विधवा महिलाओं की सहायता के लिए कोविड-19 विधवा सहायता योजना का शुरुआत किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। इस योजना के तहत वैसी महिलाएं जिनके पति कोविड-19 के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको एक मुश्त 2,50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। असम ने किया है। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री नए बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी अभी भी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन भी कोई ना कोई योजना शुरुआत किए होंगे। उत्तर प्रदेश हाल ही में, और असम ने एक और अभी हाल ही में, असम से एक महत्वपूर्ण न्यूज है वो भी मुझे ध्यान में भी आया, वो भी चर्चा कर लेते हैं। असम ने हाल ही में स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया विभाग बनाने का घोषणा किया है। तो ये 1-2 रोज पहले की ये भी न्यूज है, तो ध्यान रखेंगे, याद भी होगा वो आप लोग को। उत्तर प्रदेश जो है हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, 2 बच्चों को नीति राज्य के लोगों को के लिए ये बनाया गया है और ये स्वैच्छिक है। जो लोग मानेंगे तो भी भला, नहीं मानेंगे तो भला नहीं है। इसमें देखिए क्यों भला नहीं है। जो लोग मानेंगे उनको, जो लोग स्वैच्छिक रूप से इसको अपनाएंगे, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सरकारी नौकरियों जैसे में विशेष लाभ दिया जाएगा और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे तो कोई दंड तो नहीं दिया जाएगा विशेष, लेकिन हाँ उनको सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और राशन, जिसमें राशन मिलता है, अनाज मिलता है गरीब लोगों को, ऐसी सुविधाओं में कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश का है 2 चाइल्ड पॉलिसी। कर्नाटक हाल ही में इसने भी मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश किया था। ये हमको लगता है 3-4 रोज पहले की बात है। मॉडल टेनेंसी एक्ट, इसमें क्या होगा, तो इसके तहत किराएदार और मालिक विवाद को कोर्ट द्वारा 60 दिनों के अंदर, कोर्ट द्वारा या और भी सरकार इसके कुछ जो क्राइटेरिया बनाएगी तो उसके तहत 60 दिनों के अंदर ये किराएदार और मालिक विवाद को सुलझाया जाएगा। क्या है, मॉडल टेनेंसी एक्ट कर्नाटक द्वारा। उड़ीसा हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए एक योजना का शुरुआत किया है उड़ीसा सरकार ने। क्या नाम है उसका, आशीर्वाद योजना। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बन गए हैं? पहला शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट, और रियल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सम्मान की बात है भारत के लिए। ये पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बन गए हैं। जज वो जो उसमें खेल जब होगा तो उसमें चुनना होगा कि कौन, ये जज करना होगा कि कौन अच्छा प्रदर्शन किया, किसको दिया जाए, किसको कौन मेडल दिया जाए, तो उसी में ये जज बने हैं। पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बन गए हैं। क्या नाम है इनका, तो दीपक काबरा ये बन गए हैं पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज टोक्यो ओलंपिक 2021 में। टोक्यो ओलंपिक जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। ओलंपिक की बात हो रही है तो देखते हैं। आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाक हैं। चलिए अभी ऑप्शन बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। पवन सिंह, ध्यान से देखिएगा, इसी से प्रश्न से संबंधित ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सब। पवन सिंह वो गाना वाले नहीं है, अब गाना गा के तो नहीं बताऊंगा, गंदा गाना ऐसा भोजपुरी में। देखिए पवन सिंह जो है ये दूसरे पवन सिंह हैं। कौन हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जो है शूटिंग के लिए ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, वही हैं पवन सिंह। टोक्यो ओलंपिक के शूटिंग के लिए जो खेल होता है उसमें ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय ये पवन सिंह बन गए हैं। और पवन सिंह जो है ऑलरेडी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी हैं। चलिए साजन प्रकाश, इसमें ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम नहीं है, साजन प्रकाश, तो ये टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। पहले भारतीय तैराक बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाले। क्या नाम है, साजन प्रकाश। अदिति अशोक, तो ये हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो देखा आपने, प्रश्न जैसे था जिससे संबंधित था, ऑप्शंस हो भी बिल्कुल उसी पर बेस्ड ये सर्च करके लाना पड़ता है, कलेक्ट करके लाना पड़ता है, और ये करने में कितना एफर्ट्स लगाना होता होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग से बस इतना ही अपेक्षा है कि क्लास आप लोग रेगुलर तो करें ही, और साथ में अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि हम लोग का परिवार जो है और बढ़े और क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड हो और पढ़ाने में थोड़ा और मज़ा आए, आनंद आए। चलिए अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो इसका सही जवाब है क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है T20 मैच फॉर्मेट में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गए हैं क्रिस गेल, और ये वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से खेलते हैं। और बात करें अपने भारत में, ये IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। क्रिकेट के बारे में बात हुआ है तो देख लेते हैं। ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का आयोजन कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई जो कि UAE में है। स्थापना 15 जून 1909 अर्थात 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO मनु साहनी थे जो कि फिलहाल इस्तीफा दे दिए हैं, उन पर कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये पोस्ट अभी खाली है। वैसे इस पोस्ट पर एक कार्यवाहक CEO नियुक्त हुए हैं, उसको मैं ला नहीं पाया और अभी मिस भी कर रहा हूँ। अगले कभी प्रश्न ऐसे आते हैं तो मैं फिर इसमें ला दूंगा उसको, तब तक के लिए, जब तक परमानेंट CEO जो कोई नहीं आते हैं तब तक। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन इंग्लिश में ही रह गया है, कोई बात नहीं। डेवन कॉनवे, ये कौन है? ये कल ही मैंने शायद यूट्यूब पर ये मैंने कराया है और 2 दिन पहले वेबसाइट पर भी आ ही गया होगा, तार एजुकेशन के वेबसाइट पर। तो डेवन कॉनवे ये कौन है? तो ये जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं डेवन कॉनवे, और ये न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं। और ये तो मेंस कैटेगरी में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए चुने गए हैं डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड से। महिला कैटेगरी में बात करें तो ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून के लिए कौन चुनी गई है? तो उसका नाम है सोफी एक्सलेस्टोन, और ये इंग्लैंड से महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए बीनू मांकड़, ये कौन है? तो हाल ही में ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के इस खिलाड़ी को, बीनू मांकड़ को, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, इसलिए न्यूज में रहा है। रमेश पवार, ये कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो रवि शास्त्री है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ बोनालू उत्सव मनाया गया? तो आपको हो सकता है एग्जाम्स में केवल बोनालू उत्सव या बोनालू फेस्टिवल लिखा मिले, या ये पूरा मिल सकता है, तो पूरा लिखना यहाँ सही है क्योंकि कुछ तो याद रहेगा। आषाढ़ बोनालू उत्सव ये किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। ये जो है आषाढ़ बोनालू उत्सव प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में तेलंगाना में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। चलिए बाकी सब देखते हैं ऑप्शन। लेह लद्दाख में जो है वो न्यूज में क्यों रहा है? तो यहाँ पे लेह लद्दाख में हाल ही में हेमिस महोत्सव मनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेमिस महोत्सव लेह लद्दाख में। और ये कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे बनाना फेस्टिवल हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। बनाना फेस्टिवल, वही बनाना केला वाला, तो बनाना फेस्टिवल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे हाल ही में लोसार फेस्टिवल का राज्य इसमें संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो हुआ ये नहीं भी पूछे तो आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि लोसार फेस्टिवल किस राज्य में होता है, या ये बनाना फेस्टिवल कहाँ होता है, या हुआ हेमिस महोत्सव कहाँ हुआ, ये सब ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हर तरह से इसको आप याद रखेंगे, ज़रूरत पड़े तो इसको बैक करके फिर से इस क्लास को देख सकते हैं, या इस यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल, लेह लद्दाख में हेमिस महोत्सव, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल। चलिए, और तेलंगाना में ये बोनालू महोत्सव तो हो ही गया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये विजय केशव गोखले, ये नाम आप लोग को मुझे उम्मीद है कि याद आता होगा। कौन है ये? तो ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। आप लोग जब से तैयारी कर रहे हैं तब से तो हमें लगता कि ध्यान होगा ही। तो विजय केशव गोखले ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, यहाँ भी है, और इन्होंने ये लिखा है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। चलिए, और चाइना की बात हुई है तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। और यह पुस्तक क्या है देखिए, तो चीन के द्वारा भारत के साथ राजनयिक जो व्यवस्था है, वो रिलेशनशिप है, स्थिति है, उसी के बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। चीन की बात हुई है तो चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन या रेनमिनबी। युआन या रेनमिनबी ये दो ठो क्यों होता है? एक्चुअल में ये युआन ही है, रेनमिनबी भी यहाँ लिखा गया है। हम लोग के जैसे इंडिया में रुपया है, हम लोग का करेंसी क्या है? इंडियन रुपी है, लेकिन बीच बीच में हम लोग प्रयोग करते समय पैसा भी बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा है, मतलब उसको रुपया ना बोल के हम लोग पैसे के रूप में भी बात करते हैं कि ये। तो उसी तरह वहाँ भी युआन जो है वो करेंसी है,
और जैसे हम लोग पैसे की बात करते हैं, रुपया छोड़कर पैसे केवल बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी तरह वहाँ ये रेन मीन भी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको एग्जाम्स में उम्मीद है ज़्यादा यही मिलेगा, युवान, कभी ये मिले तो आप ध्यान रखेंगे, यही हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। करीना कपूर खान, इन्होंने भी एक हाल ही में पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उसका? द प्रेगनेंसी बाइबल। इसमें जो है वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान अनुभव और जो भी है वो वही सब इसमें साझा किया है उन्होंने। क्या नाम है पुस्तक का? द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर खान। खान बाद में लगा, ये जब सैफ अली खान से विवाह रचाई थी तो। बलजीत कौर तुलसी, ये इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये बलजीत कौर तुलसी ने लिखा है। ये पुस्तक खास है इसलिए क्योंकि इसका पहला कॉपी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। धवल कुलकर्णी, ये इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है? नथुराम गोडसे, द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन्स। तो ये पुस्तक लिखा है धवल कुलकर्णी में। इसमें जो है नथुराम गोडसे जो श्री महात्मा गांधी अर्थात हम लोग के बापू को गोली मारकर हत्या कर दिया था, कहाँ पे? तो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर, वहीं पे उनको 3 गोलियां सीने में मार दिया था। तो उसी का चर्चा और नथुराम गोडसे की जीवनी पर यह पुस्तक है। क्या नाम है? नथुराम गोडसे, द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जाने माने पूर्व WWE रेसलर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है एक सेकेंड, इसका सही जवाब है पॉल ऑर्नडोर्फ। पॉल ऑर्नडोर्फ ये पूर्व WWE रेसलर थे, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। पॉल ऑर्नडोर्फ जो है एक प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पहलवान थे, रेसलर थे। और पॉल ऑर्नडोर्फ जो है एक अन्य नाम से जाने जाते हैं, इनका उपनाम भी है एक, उसी नाम से ये चर्चित भी है। हो सकता है एग्जाम में आपको यही नाम मिल जाए। तो इनका उपनाम है एक मिस्टर वंडरफुल। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ से हैं? तो अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं। चलिए रिचर्ड डोनर, ये याद होना चाहिए आप लोग को, 2-4 रोज पहले चर्चा हुआ है। रिचर्ड डोनर ये हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता हैं, उन्हीं का नाम है ये रिचर्ड डोनर, जिनका मृत्यु देहांत हो गया है। इनका एक सुपर हिट और काफ़ी चर्चित फिल्म है सुपरमैन, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत लोग। सुपरमैन उस इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, रिचर्ड डोनर। तो ये हमें हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया। यशपाल शर्मा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, कल ही परसों की ये न्यूज है। ये यशपाल शर्मा कौन है? ये तो ये जाने माने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत से। यशपाल शर्मा, इनका निधन हो गया है। और ये खास इसलिए हैं कि 1983 में जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, उसमें ये टीम सदस्य रहे थे। केनेथ कोंडा, ये इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गया है, केनेथ कोंडा। चलिए अब ये 10 क्वेश्चन MCQ के साथ हो गया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अभी और हैं, उसको फटाफट वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये सभी देखिए के साथ कर लेते हैं। तो चलिए, हाल ही में किस देश ने जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल ने भारत के साथ जो है, नेपाल में एक शंखु वा सभा और बिहार में एक भोजपुर जिला है के बीच 679 मेगावाट लोअर अरुण विद्युत परियोजना के लिए नेपाल ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, हालांकि ये चर्चा हम लोग शायद कर चुके हैं। चलिए, राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपी है। और प्रधानमंत्री बिल्कुल नए बने हैं, कल ही शपथ लिए हैं, शेर बहादुर देउबा। और विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किया गया है? इंग्लिश में देखिए, ये अच्छा से समझ में आएगा। विच एंटी सबमरीन वारफेयर एंटीक्राफ्ट हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? तो इसका नाम है P8I। P8I अमेरिका के जाने माने एरोस्पेस कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है, उसी से यह प्राप्त किया गया है। इंडियन नेवी में यह शामिल हुआ है। तो देखते हैं उसके बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख अभी कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख हाल ही में बने हैं, एडमिरल रवनीत सिंह हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स डेकन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो JS इफ्तेखार। इस पुस्तक की पहली कॉपी जो है, ये मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन एक कॉपी जो है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को दिया गया है। तो इसका मतलब ये खास बुक है, तो महत्वपूर्ण है ये।
यह पुस्तक जो है गद्य और काव्य का एक संकलन है जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और उनके कार्यों के बारे में प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने का घोषणा हुआ है? तो ये लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित होगा लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। और भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी जो है एकीकृत कंपनी NTPC, उसी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। NTPC के बारे में ऊपर हम लोगों ने चर्चा 2 बार कर चुका है, फिर से ये आप लोग अपने से यहाँ पहुँच करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा हुआ है? हालांकि ये बहुत पहले इसका घोषणा हुआ है और ये वर्ष 2018-19 में ही इसका एक सर्वेक्षण किया गया था पटना गंगा नदी के आसपास में। तो अब इसका घोषणा कर दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का पटना में होगा। पटना जो है बिहार की राजधानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। केंद्रीय विदेश मंत्री हाल ही में कहाँ श्री महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, और यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके छोटी सी प्रयास कर आप टार एजुकेशन का सहयोग जरूर प्रतिदिन कर दें। और अब चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब पहले से कर दिए हैं तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।